कहानी की शुरुआत होती है और हमें समंदर के बीचों बीच एक बोट दिखाई जाती है। इस बोट पर एक फैमिली मौजूद है जिनमें टॉम, उसका बेटा बेन, बेटी केसी और उसकी पत्नी जूलिया शामिल है। जूलिया बिना किसी को बताए समुंदर में तैरने चली जाती है और काफी देर तक शांत पानी के ऊपर तैरती रहती है। उधर टॉम अपने बेटे बेन को मछली पकड़ना सिखा रहा होता है। इस बीच बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जूलिया को इसका अंदाजा नहीं होता। कुछ समय बाद जब वो वापस लौटने का फैसला करती है तो उसे एहसास होता है कि बोट उससे काफी दूर जा चुकी है। वो बार बार केसी को आवाज देती है, लेकिन केसी कानों में हेडफोन लगाए रहती है। किस्मत अच्छी होती है कि टॉम उसकी चीख सुन लेता है। लगातार तैरते रहने से जूलिया पूरी तरह थक चुकी होती है और धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। उसकी ताकत जवाब देने लगती है। तब टॉम बोट को उसके पास ले जाता है और बिना देर किए समंदर में छलांग लगा देता है, जिसके बाद टॉम किसी तरह जूलिया को बचाकर वापस बोट में ले आता है और अपने परिवार से कहता है कि अगली बार अगर कोई भी तैरने जाए तो पहले बता कर जाए। इसके बाद सभी लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे रात हो जाती है। दरअसल ये पूरा परिवार बेन का जन्मदिन मनाने के लिए बीच समुंदर में आया होता है। रात के समय सभी मिलकर बेन का जन्मदिन अच्छे से मनाते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं। इसी दौरान जब सब फोटो क्लिक कर रहे होते हैं तभी केसी के बॉयफ्रेंड की वीडियो कॉल आ जाती है, जिसके बाद केसी साइड में जाकर उससे बात करने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछ रहा होता है कि वो कब तक वापस आने वाली है। तभी केसी नोटिस करती है कि मौसम अचानक खराब होने लगा है। आसमान में बादल गरज रहे होते हैं और नेटवर्क की वजह से कॉल कट हो जाती है। खैर, इसके बाद जब सब बाहर आते हैं तो उन्हें पानी में कई सारी वेल दिखाई देती है। उन्हीं में से एक वेल उनकी बोट से टकरा जाती है, जिससे सभी को तेज झटका लगता है। हालांकि टक्कर के बाद बोट आगे नहीं बढ़ती क्योंकि इंजन में कुछ गड़बड़ हो जाती है। टॉम जाकर इंजन चेक करता है, उसे खराबी का पता चलता है और वो उसे ठीक करके वापस लौट आता है। इस दौरान टॉम थोड़ा जख्मी हो जाता है, इसलिए जूलिया उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करती है। इसके बाद जब सभी लोग सोने जाते हैं तभी उन्हें आसमान से बहुत अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वे बाहर निकलकर ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि उल्कापिंड जैसी चीजें पानी में गिर रही हैं। एक के बाद एक कई वस्तुएं समंदर में आकर गिरती हैं, जिनमें से एक उनकी बोट के बहुत पास गिरती है। टॉम ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि ये उल्कापिंड नहीं बल्कि एक सैटेलाइट है। इसी बीच अचानक तेज तूफान आ जाता है, इसलिए सभी लोग बोट के अंदर चले जाते हैं और खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। किसी बड़ी दुर्घटना से पहले ही टॉम सारे स्विमिंग सूट बाहर निकालकर अपने बच्चों और जूलिया को पहना देता है। तूफान इतना भयानक होता है कि सारा सामान अपने आप इधर उधर उछलने लगता है। रात में आगे क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता क्योंकि सीन कट हो जाता है और सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पानी के डर से सभी लोग स्विमिंग सूट पहनकर ही बोट के अंदर सो गए थे। लेकिन अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि जिस पानी से वे डर रहे थे वो पूरा समुंदर अचानक गायब हो चुका है। समुंदर का पूरा पानी बिल्कुल गायब हो चुका था। वो कहाँ गया किसी को कुछ भी पता नहीं था। टॉम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में है और उसे किधर जाना चाहिए। वो कंपास इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी कोई क्लियर दिशा नहीं मिलती। ऐसे में टॉम सोचने लगता है कि शायद धरती ही शिफ्ट हो चुकी है और समुंदर का सारा पानी कहीं और चला गया है और वे लोग किसी दूसरी जगह पहुंच गए हैं। इसी बीच बेन एक रस्सी में कई सारे बैलून बांधकर हवा में छोड़ देता है ताकि अगर कोई उन्हें देख ले तो मदद के लिए आ सके। इधर टॉम लगातार रेडियो ठीक करने की कोशिश करता रहता है और आखिरकार वो उसे चालू कर लेता है। उसका संपर्क पास के एक रेडियो स्टेशन से हो जाता है। वहां से बोलने वाला आदमी एक सबमरीन के अंदर मौजूद कोरियन व्यक्ति होता है। वो भी यही बताता है कि धरती शिफ्ट हो चुकी है और कुछ ही दिनों में पानी वापस आ जाएगा। उसने साफ कहा कि उनके पास सिर्फ 2 दिन हैं और तब तक उन्हें किसी ऊंची जगह पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब टॉम को पता चलता है कि वो आदमी सबमरीन में है तो वो भी वहां आने की बात करता है, जिस पर वो कोरियन आदमी कह देता है कि वो ज्यादा लोगों को सबमरीन के अंदर नहीं रख सकते। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की सीट खाली थी, जिस पर जूलिया कहती है कि ठीक है, तुम हमारे दोनों बच्चों को सबमरीन के अंदर रख लो और उन्हें बचा लो। इसके बाद वो आदमी उन्हें नंबर और दिशा बता देता है। उन नंबरों के कैलकुलेशन से टॉम को सही डायरेक्शन मिल जाती है और वो उन्हें उसी रास्ते से आने के लिए कहता है। उस आदमी ने ये भी बताया कि वहां पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लगेंगे, इसलिए ये लोग उसी रात वहीं रुक जाते हैं। टॉम डिसाइड करता है कि अगले दिन सुबह सारे खाने पीने का सामान लेकर निकलेंगे। अगली सुबह जूलिया सारे सामान बैग में भरने लगती है और उसी दौरान
टॉम बाहर निकलता है जहां उसे दूर एक आदमी और उसके साथ एक कुत्ता दिखाई देता है। इतने सुनसान इलाके में किसी और इंसान को देखकर टॉम को राहत मिलती है। वो पानी की बोतल लेकर उस अनजान आदमी की तरफ बढ़ता है और उसे बताता है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ फंसा हुआ है। इतना कहकर वो उसे पानी देता है। उस आदमी के हाथ में एक नुकीला हथियार होता है जिसे वो पहले नीचे रख देता है और फिर पानी पीने लगता है। इस बीच हम जूलिया को भी देखते हैं जो बहुत खुश होती हुई उन्हीं की तरफ आ रही थी। पानी पीने के बाद अचानक वो आदमी टॉम पर हमला कर देता है जिससे टॉम नीचे गिर जाता है और फिर वो अपने हथियार से बेरहमी से उसे मार देता है। जूलिया सामने खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पाती। हर बार की तरह केसी ने भी कानों में हेडफोन लगाए रखे थे इसलिए उसे अपनी माँ की चीख सुनाई नहीं देती। वो आदमी अपना हथियार जूलिया की तरफ फेंकता है जिससे उसका कंधा हल्का जख्मी हो जाता है। फिर भी वो किसी तरह भागकर बोट के अंदर पहुंच जाती है। केसी को जैसे ही पता चलता है वो दौड़कर अपनी माँ के पास आती है और उसे अंदर खींच लेती है। दोनों तुरंत दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलिया बच्चों को छुपाने के लिए एक बॉक्स जैसे हिस्से में दोनों को डाल देती है और केसी को फ्लेयर गन देते हुए कहती है कि जरूरत पड़े तो इसे चला देना। वे आदमी बोट के पास पहुंच चुका था और लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इधर जूलिया भागकर एक कैबिनेट के अंदर खुद को बंद कर लेती है। आदमी जब बोट के अंदर घुसता है तो जो भी हाथ लगता है उसे खाने लगता है और जूलिया जिस कैबिन में छुपी होती है धीरे धीरे वही आदमी उसी तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि वो कैबिन में जाता भी है लेकिन जूलिया वहां नहीं होती क्योंकि उस कैबिन के अंदर एक छोटा सा होल था जिसकी मदद से वो बाहर निकल चुकी थी। जैसे ही जूलिया आगे बढ़ने की कोशिश करती है तभी उस आदमी का कुत्ता उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है लेकिन जूलिया के पास चाकू था जिससे वो कुत्ते को मार देती है। आदमी को समझ आ जाता है कि उसके कुत्ते को मार दिया गया है। जूलिया दूसरी तरफ से बोट पर लटकते हुए ऊपर आती है और फिर अंदर घुस जाती है। अब जैसे ही वो बोट के अंदर आती है तभी वो आदमी उसके पास पहुंचकर उस पर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से टॉर्चर करने लगता है। उसके दोनों बच्चे सामने खड़े होकर देख रहे होते हैं कि उनकी माँ को कितनी बुरी तरह मारा जा रहा है लेकिन डर की वजह से कुछ कर नहीं पाता। आदमी उसके गले को दबाकर जान से मारने ही वाला होता है तभी केसी बाहर आती है और फ्लेयर गन से उस आदमी पर फायर कर देती है। क्योंकि वो फ्लेयर गन थी इसलिए पल भर में आग लग जाती है और चारों तरफ फैलने लगती है। आदमी अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था, बस थोड़ा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। जूलिया ने जो भी सामान पैक किया था उसे वो फौरन जल्दी जल्दी बाहर निकालने लगती है और इधर बैन अपने पिता की बॉडी के पास बैठकर रोता ही जा रहा था। तभी जूलिया देखती है कि वो आदमी बोट से बाहर निकल चुका है और उन्हीं की तरफ आ रहा है, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को पकड़कर तुरंत वहां से भागने लगती है। आग लगने की वजह से जोरदार धमाका होता है और पूरी बोट जलकर राख हो जाती है। इधर जूलिया अपने बच्चों के साथ काफी दूर निकल आती है। यहाँ केसी बैठकर पानी पीती है और कहती है कि वो आदमी सिर्फ उस बैलून की वजह से बोट तक पहुंचा था। ये सुनकर बैन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि बैलून उसी ने आसमान में उड़ाया था और वो खुद को दोष देने लगता है कि उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और खुद को कोसने की जरूरत नहीं। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं। तभी जूलिया देखती है कि वो आदमी अब भी उनका पीछा कर रहा था जिससे वो और डर जाती है और दोनों बच्चों को लेकर तेज रफ्तार में भागने लगती है। काफी दूर आने के बाद वो आदमी उन्हें नजर नहीं आता। बैन को जोर की प्यास लगती है तो वो पानी मांगता है लेकिन बोतल पूरी तरह खाली निकलती है क्योंकि केसी ने ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया था। इस पर जूलिया को केसी पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो केसी से कहती है कि तुम बहुत बड़ी लापरवाह हो। गुस्से में थोड़ी बहस भी हो जाती है। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और जूलिया को थोड़ी दूरी पर एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। वो फैसला करती है कि रात वहीं रुकेंगे क्योंकि अंधेरे में आगे जाना खतरे से खाली नहीं था। कुछ समय बाद वे प्लेन के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो पूरी तरह कबाड़ बन चुका था। अंदर बाहर हर तरफ जंग लगी हुई थी क्योंकि ये कई सालों पहले समुंदर में गिरा था और तब से वहीं पड़ा था। फिर भी वे उसी प्लेन के अंदर रात गुजारने का फैसला करते हैं। अंदर बैठकर वे बातें करते हैं और धीरे धीरे सो जाते हैं। रात में केसी की आंख खुलती है तो वो गेट खोलकर बाहर निकल जाती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। उसी वक्त वो आदमी वहां आ पहुंचता है लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता जूलिया पीछे से चाकू लेकर आती है और उस पर टूट पड़ती है। गुस्से में वो लगातार कई वार करती है और आखिरकार उस आदमी को बेहद बुरी तरह मार डालती है। अगले दिन सुबह बाहर निकलने पर उन्हें पता चलता है कि उस आदमी की लाश को किसी जानवर ने बुरी तरह नोच डाला था। आखिर वो कौन था उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तेज धूप में वे तीनों आगे बढ़ते रहे और काफी देर तक पैदल चलने की वजह से उनकी हालत खराब होने लगी। बैन को बहुत प्यास लग रही थी इसलिए वो समुंदर का पानी पीने ही वाला था लेकिन जूलिया उसे रोक देती है और समझाती है कि इससे वो बीमार पड़ सकता है। इसके बाद वे फिर तपती धूप में चलते रहते हैं लेकिन डिहाइड्रेशन के कारण अब बैन के पैर जवाब देने लगते हैं। किस्मत से उन्हें ढेर सारा प्लास्टिक का सामान मिल जाता है जिससे वे अस्थायी झोपड़ी जैसा बना लेते हैं और थोड़ी छांव मिल जाती है।
रात हो जाती है और जब सब सो रहे होते हैं तभी अचानक जूलिया की आंख खुलती है क्योंकि उसे किसी हलचल की आवाज सुनाई देती है। जांच करने पर जो दृश्य दिखता है उसे देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत बच्चों के पास लौटकर उन्हें लेकर वहां से भागने लगती है। वे काफी दूर तक भागते हैं, तभी सामने कुछ इंसान दिखाई देते हैं जो बोतलें इकट्ठा कर रहे थे। इन इंसानों ने जैसे ही जूलिया और उसके बच्चों को देखा वे तुरंत भागकर बॉक्स के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। एक तरह से उन्होंने मदद नहीं की क्योंकि समुद्र के खतरनाक जीवों को देखकर वे खुद भी डर चुके थे। जूलिया बच्चों को लेकर बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है। नीचे मौजूद लोगों के पास हथियार होते हैं लेकिन वे खुद को बचा नहीं पाते क्योंकि समुद्री जीव बेहद हिंसक हो चुके थे और उन्हें बेरहमी से मार डालते हैं। उन्हीं में से एक जीव जूलिया के पैर पर काट लेता है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। तेज तूफान के बीच सुबह उसकी आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि उसके दोनों बच्चे उसके पास नहीं हैं। वो घबराकर उठती है और उन्हें आवाज देने लगती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तूफान अभी भी तेज था इसलिए वो आसपास पड़े हथियार उठा लेती है। तभी केसी और बेन भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। दरअसल वे दोनों मदद मांगने के लिए थोड़ा आगे चले गए थे। कुछ देर बाद जब तूफान शांत पड़ता है तो वे अंदर जाकर सारे हथियार अपने बैग में भर लेते हैं। बॉक्सों में भरी पानी की बोतलों से वे अपनी प्यास बुझाते हैं और किस्मत से जूलिया को अंदर एक वॉकी टॉकी भी मिल जाता है जिसे वो चालू करती है और किसी से संपर्क करने की कोशिश करती है। वॉकी टॉकी के जरिए उसका संपर्क उसी कोरियन आदमी से हो जाता है जो इनसे बस थोड़ी ही दूरी पर था। वो बताता है कि उन पर भी हमला हुआ था जिसकी वजह से उसका दोस्त मारा जा चुका है और वो खुद भी बुरी तरह घायल है। इतना कहने के बाद वो आसमान में फ्लेयर गन चलाता है और उन्हें ऊपर देखने को कहता है। जब वे लोग फ्लेयर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उन्हें किस दिशा में जाना है। सभी तैयार होते हैं और उसी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक सामने उन्हें सबमरीन दिखाई दे रही थी लेकिन अभी भी वो कुछ दूरी पर थी। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बड़े बड़े पत्थरों को पार करना था। जैसे ही वे गुफा से होकर गुजरने की कोशिश करते हैं अचानक ऊपर से पत्थर टूट कर गिरने लगते हैं और रास्ता बंद होने लगता है। जूलिया अपने दोनों बच्चों को आगे भेज देती है और तभी पत्थर गिरकर रास्ता पूरी तरह रोक देते हैं। अब जूलिया अपने बच्चों से अलग हो चुकी थी और समस्या ये थी कि वो उनके पास जा नहीं सकती थी क्योंकि वहां बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल था। जूलिया अपने बच्चों से कहती है कि तुम लोग सब मरीन के पास जाओ, मैं बाद में तुम लोगों को ढूंढ लूंगी। अब बच्चे अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे लेकिन जूलिया बहुत जिद करने लगती है और उन्हें डांटने भी लगती है। इसी वजह से केसी फौरन बैन को अपने साथ लेती है और वहां से निकलकर सबमरीन की तरफ भागने लगती है। जब ये दोनों सबमरीन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोरियन आदमी भी बहुत बुरी हालत में घायल था। केसी खुद को रोक नहीं पाती और अपनी माँ को बचाने के लिए दोबारा वापस भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि समुंदर के जीव पीछे से जूलिया के करीब आने लगे थे। जूलिया के पास गन थी जिससे वो उन्हें शूट कर रही थी लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो लगभग हार मान चुकी होती है। तभी ऊपर की तरफ से केसी वहां पहुंच जाती है और अपनी माँ को आवाज देकर उसे ऊपर खींच लेती है। इस तरह जूलिया की जान बच जाती है और फिर दोनों भागकर सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी थी कि वे सही समय पर सबमरीन के ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि समुद्र के जीव उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और वही कोरियन आदमी उन जीवों के हाथों मारा जाता है। इसके बाद जूलिया दोनों बच्चों को सबमरीन के अंदर भेजती है और खुद भी अंदर चली जाती है। अब इन लोगों को डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये जो जीव थे वो अंदर नहीं आ सकते थे। ठीक उसी समय ये लोग देखते हैं कि समुंदर का सारा पानी धीरे धीरे वापस आने लगा। सभी लोग फौरन जाकर सीट पर बैठ जाते हैं और सीट बेल्ट बांध लेते हैं। कुछ ही देर बाद जब पानी इनके करीब पहुंचता है तो सबमरीन में जबरदस्त झटके महसूस होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे उठाकर इधर उधर पटक रहा। काफी देर तक चली इस धक्का मुक्की के बाद आखिरकार माहौल शांत हो जाता है। कुछ समय बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वे सबमरीन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि समुंदर का पूरा पानी लौट चुका है। सबमरीन की मदद से वे सभी सुरक्षित किनारे तक पहुंच चुके थे और इस तरह दोस्तों ये फैमिली सरवाइव करके फिर से एक नई जिंदगी शुरू करती है।